बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं इंतज़ार हुसैन साहब। वो मवेशी पाल हैं। उन्होंने ख़ासी भैंसें और गायें पाल रखी हैं और उनका काम जो है वो दूध फ़रोख्त करना है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनके तजर्बात अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। आप कब से ये जो मवेशी पालने का, दुधियाल जानवर पालने का कारोबार कर रहे हैं? ये जनाब कारवाली पुल है और मुझे तकरीबन ये पहले मेरे वालिद साहब भी काम करते थे। हमारी रिहाइश सिटी स्टेशन मालगोदाम पे है, चौक शाहबाद से आगे हरम गेट के करीब। तो जिस वक्त वाने बाहर निकले थे तकरीबन 2006 में, उस वक्त हम यहाँ पे आए थे और उस वक्त से हम यहीं पे हैं। दूध का हमारा अपना फट्टा है, हम अपना दूध खुद बेचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक का बड़ा करम है। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 18-17 साल हो गए हैं। आपने अपने पास कौन कौन से जानवर रखे हुए हैं? देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं। नीली रावी भैंसें भी हैं, आम भैंसें भी हैं। अब तो ये मिक्स हो गई नस्लें बहुत सी, बहुत मखसूस लोगों पे ख़ास नस्लें हैं। बाद लोग कह देते हैं जी हमारे पास ये है, ये बस फजूल बातें होती हैं। असल बात होती है खुराक की। इंसान जो है ना, खुराक जानवरों को अच्छी खिलाए, अल्लाह ताला की रहमत से दूध देते हैं जानवर। और गाय हैं, फ्रीजन है, जर्सी है, मिक्स हैं, क्रास में होती हैं। देसी गाय हम लोग कम रखते हैं क्योंकि वो वारे नहीं आती। बाकी क्रास में ज़्यादा गाय रखते हैं इंशाल्लाह। तो आपके पास जो भैंसें हैं या गाय आपके पास हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध देने वाले आपके पास जानवर हैं? देखिए जी, वैसे तो लोग बाल्टी में भर के निकालते हैं ना दूध, तो कहते हैं जी हमारी भैंस के 20 किलो दूध है, 22 किलो दूध है। वो 10-11 किलो की बाल्टी होती है, झाग से भर जाती है। लेकिन असल दूध की पैमाइश जो होती है ना, वो होता है दूध। हमारे पास तकरीबन भैंसें हैं 13 से 14 किलो दूध वाली। गाय 18 सेर वाली भी है, 20 सेर वाली भी है। बाकी ज़्यादातर हम आम रूटीन में 13-14 सेर वाली दूध गाय रखते हैं हम। इससे कम वाली बारह नहीं आती और ज़्यादा वाली इतना ख़ास महंगी बहुत ज़्यादा होती है। हम मुनासिब रेट का जानवर रखते हैं। इंतज़ार साहब, ये जो दूध वाले जानवर होते हैं ये ख़ासी तवज्जो मांगते हैं, इनकी खिदमत करनी पड़ती है ताकि इनसे अच्छा से अच्छा दूध हासिल किया जाए। तो आप किस किस्म का वंडा या चारा इनके लिए इस्तेमाल करते हैं और इनकी किस तरह इनकी खिदमत करते हैं ताकि आप इनसे ज़्यादा दूध हासिल कर सकें? देखिए जी, खिदमत का मकसद यही होता है कि इनको टाइम पे खिलाना पिलाना और इनकी यानी कि धूप छाँव का ख्याल रखना। इनको सिर्फ देखभाल की ज़रूरत होती है, खिदमत कोई हमें इनकी मालिश नहीं करनी पड़ती। खुराक का यही है कि हमारे बड़े भी यही डालते थे, टुकड़ा, चोकर, खल वगैरह। अब बहुत से फार्मर आते हैं कि आप ये वंडा डाल दें, ये डाल दें, वो डाल दें। ठीक है, वो भी अच्छे होंगे, लेकिन हमने कभी वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए। ज़्यादातर खल, छिलका, चोकर, टुकड़े, मूंगी, दलिया ये डालते हैं। इसमें हमें यह एडवांटेज हो जाता है कि जैसे हमारे गब्बन जानवर होते हैं, तो हम जैसे अब आप देख रहे हैं कि हौदी में चारा डाला हुआ है, तो इसी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया, ऊपर का पानी से उन गब्बनों को डाल दिया और गाढ़ा चारा दूध वाले जानवरों को डाल दिया। तो इस तरह हमारे पल भी जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके बाहर ज़मीनें हैं, रकबे हैं, वो लोग वहाँ पे भेज देते हैं, तो उनके वहाँ से जानवर पल के आ जाते हैं, उन्हें आसानी हो जाती है। अच्छा इंतज़ार साहब, आम तौर पर जो दुधियाल जानवर होते हैं, चाहे उनमें गाय हो या भैंस हो, उनको किस किस्म का मसला, जैसे उनमें या थन है या हैवाना है, जो परेशानी करता है और उसके इलाज के लिए फिर आप क्या करते हैं? देखिए जी, ज़्यादातर जो आम तौर पे बात बनती है ना, वो ज़्यादातर थनों का साड़ू बहुत होता है। हम लोग खिलाते हैं टुकड़े वगैरह। अगर इसके साथ साथ तेल दिया जाए 8वें दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, तो बहुत हद तक फ़र्क पड़ जाता है। ये साड़ों में ये होता है कि थन सोजिश कर जाता है और फुटकियाँ वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ये भी कई किस्म के साड़े होते हैं, ऐसा होता है कि वो थन ख़त्म हो जाता है, बाज़ औक़ात चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर आ जाता है। तो हम इसके लिए ज़्यादातर फ़ौरी तौर पर उन्हें देते हैं मिर्च, लाल मिर्चें वगैरह, और 5 ग्राम का टीका लगा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी एंटीबायोटिक लगा दिए जाते हैं। लेकिन बेहतरीन ये है कि जानवरों को खुराक के साथ साथ तेल लाजमी दिया जाए, और तेल से ये फ़र्क पड़ जाता है कि जानवर दूध भी मुनासिब देता है, अच्छी लंबा देता है, और ख़ुराक में भी उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तेल कौन सा देना चाहिए और एक जानवर को दूध कितना तेल देना चाहिए? देखिए जी, हम सरसों का तेल देते हैं तकरीबन आधा किलो 8वें दिन तकरीबन। जल्दी भी दे दें तो कोई हंसले, लेकिन बेहतरीन तरीका यह है कि चारे में खिला दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन हम नाल से देते हैं ना, तो वो बाज़ों का धंसक आ जाती है, वो फिर जानवरों को फेफड़े में उतर जाता है तेल, वो फिर नुकसानदेह होता है। तो इसलिए चारे में खिला देते हैं, वो बेहतर होता है। यानी कि तेल को चारे में मिक्स कर दिया और वो जानवर को खिला दिया, तो क्या इस तरह जानवर वो चारा खा जाता है? जानवर वो चारा खा भी जाता है। अगर नहीं भी खाए तो उसमें आटा वगैरह डाल देते हैं, थोड़ा सा या चौका डाल देते हैं।
अगर इकट्ठा एक ही मरतबा खिलाना हो तो हम खल भिगो देते हैं थोड़ी सी, उसको निचोड़ लिया, तसले वगैरह में तेल डाल दिया, वो निचड़ी भी खल उस तेल में डाल दी, वो खा जाता है। अगर नहीं खाता थोड़ा बहुत तेल डाल, वो चोकर वगैरह डाल दें, उसे खा जाता है। लेकिन आम तौर पे छोटा सा एक वो बना लें छिटाक का कप वगैरह जो सबसे छोटा होता है, वो एक रोज़ का चारे में डाल दिया तूड़ी में, वो खा लेता है। उससे बड़ा फ़ायदा पड़ता है, जानवर सेहत में भी सही रहता है, उसके अंदर चिकनाई भी पूरी रहती है, दूध में भी माशाल्लाह बेहतरीन रहता है। वो जिस तरह इंसान को भी मैदे का मसला पैदा, हाजमे का मसला हो जाता है, तो इन जानवरों में कोई ऐसे होता है कोई हाजमे का मसला पैदा होता है? जी जी, बाज़ औक़ात ये देखें, इसमें दूसरा जैसे एक साड़ू वाली बात बताई मैंने, इसी तरह एक और है जिसके जानवर बाज़ का ज़्यादा खा जाते ओचर कर जाता है, हम कहते हैं ओचर कर गया, वो मैदा उसका बंद हो जाता है, यानी कि जैसे अफारा हो जाता है। अफारा और होता है। अच्छा। वो सिर्फ जो है ना, आप उसकी जब कोख पे हाथ लगाएंगे तो बहुत टाइट होगा, तो वो जानवर खाना बंद कर देता है, सुस्त उदास खड़ा हो जाता है, बाज़ औक़ात तो वो कब्ज़ की शक्ल में इख्तियार कर जाता है। तो उसके लिए हम उसको सबसे पहले तो जो है ना, उसकी बक्की पे हाथ रख के कम अज़ कम 35-40 मरतबा उसको हिलाते हैं, ताकि वो थोड़ा सा उसका मैदा हिल जाए। उसके बाद कोई भी मसाला वगैरह दे देते हैं, हाजमे के चटनी बना देते हैं, मोटा मसाला दे देते हैं, इंशाअल्लाह ताला की रहमत से वो बहुत हद तक कवर हो जाता है। बाज़ औक़ात डॉक्टर को बुलाना पड़ता है तो डॉक्टर को भी बुला लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी एंटीबायोटिक वगैरह लगा देते हैं और मतलब वही मिसालें ज़्यादातर दे जाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे काश्तकार भाई या मवेशी पाल भाई जिन्होंने जानवर रखे होते हैं, वो जानवरों को पानी भी साफ़ नहीं पिलाते हैं, या जो भूसा डालते हैं वो भी साफ़ सुथरा नहीं होता। इसी तरह चारे का मसला है। तो आप समझते हैं कि दुधियाल जानवरों में पानी का और इस तरह के चारे का कैसा ख्याल रखना चाहिए? देखिए जी, दुधियाल हो या बगैर दूध देने वाले, इंसान जैसे अपनी सेहत और सफाई का ख्याल रखता है ना, कोशिश करे जानवरों को भी वैसे खिलाए। हम अपनी प्लेट में तो कोशिश करते हैं कि यार ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, इसमें मिट्टी लगी हुई है। बाज़ औक़ात मसला ये होता है कि हमारी जो खोरें होती हैं वो उसमें चारा ऊपर से डालते रहते हैं, फिर चारा डाल देते हैं, फिर चारा डाल देते हैं, नीचे बचा होता है, नीचे कीड़े पड़ जाते हैं, वो इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। हमें चाहिए कि हम हर रोज़ कम अज़ कम जब सुबह जानवर ने खा लिया तो देख लें ये थोड़ा बहुत बच गया, उसको साफ़ करके फेंक दें या किसी और जानवर को खिला दें जैसे भी। या बाज़ औक़ात ऐसे जानवर होते हैं कि उन्हें कहीं छोड़ दें, वो सारा साफ़ कर देते हैं बचा कुचा। और इसी तरह पानी का मसला है, जब पानी साफ़ होगा तो जानवर ज़्यादा पिएगा, अगर साफ़ नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, उसमें बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वो उसके अंदर जाके पेट के कीड़ों का मसला बनते हैं। तो बेहतरीन हल ये है कि सुबह शाम ताज़ा पानी पिलाया जाए, जिस वक्त हम खिला लेते हैं खोर की सफाई का भी ख्याल किया जाए, तो इनसे जो है ना बहुत हद तक फ़ायदा होता है। जानवर भी इंसान की तरह वो भी ज़िंदा है, तो अगर हम अपना ख्याल रखते हैं तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। धूप का ख्याल करें, छाँव का ख्याल करें, उसको नीचे सफाई का ख्याल करें। अब बारिशों के दिन है, हमारे जानवर चौड़े में बंधे होते हैं, तो उसमें वो मज़ेदारी वाली बात नहीं होती। अगर जानवरों का हम अपनी तरह ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से हमें सवाब भी मिलेगा और इंशाअल्लाह रोज़ी तो है। अच्छा, आमतौर पर ज़ाहिर है ये आपका कारोबार है और आपका आमदनी का ज़रिया है, और जो लोग ये मवेशी पालते हैं उन्हें भी ये ज़ाहिर आमदनी के लिए लोग रखते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस मकसद के लिए भैंस रखना ज़्यादा सूदमंद है या गाय रखना ज़्यादा अच्छा है, या दोनों को मिक्स करके रखें? इसके बारे में बताएँ कुछ। देखिए जी, आज से 18-20 साल पहले तो गाय लोग बहुत कम रखते थे, क्योंकि गाय का दूध नहीं बिकता था। लेकिन इस वक्त जो दौर चल रहा है उसमें महंगाई इतनी है कि आम तौर पे भैंस वारी नहीं आती। जो क्रॉस गाय हैं, वलायतन गाय होती हैं, ये जो है ना ज़्यादातर दूध देती हैं ज़्यादा, तो इनके साथ गायों के साथ भैंस में मिक्स होकर वो काम सही रह जाता है, इंसान जो है ना रोज़ी की तरफ सही चलता रहता है। तो गाय में ज़्यादा फ़ायदा है भैंस की निस्बत। भैंस की कीमत बहुत ज़्यादा है, गाय की कुछ मुनासिब है, कम इसकी भी नहीं है। तो बेहतर यही है कि हम आम तौर पे जो कहते हैं कि जानवर जब भी लें मुनासिब रेंज का लें। एक होता है कारोबार, एक होता है शौक़। ये हमारा कारोबार है, शौक़ कम, कारोबार ज़्यादा। शौक़ में इंसान जितनी मर्ज़ी महंगी ले ले, जैसे मर्ज़ी कर ले, उसमें वो उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन कारोबार में उसे हर तरफ देखना पड़ता है कि मैंने क्या खिलाना है, इसको क्या खिलाना है, क्या काम करना है, सारे अखराजात देखने के बाद अपना ख़र्चा देखना है। उस हिसाब से उस रेंज के मुताबिक जानवर ख़रीद करे, फिर उसकी खुराक अच्छी करे। भले ही जानवर मुनासिब कीमत का ले ले, सस्ता नहीं मैं कह रहा, मुनासिब कीमत का ले, लेकिन उसको खुराक अच्छी दे, उसके साथ मेहनत करे। और जब भी फार्मर जो परेशान होगा ना, वो जब बेली रखते ज़्यादा परेशान होते हैं। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया। आप देखें बड़े बड़े डेरों पे चले जाएं, 200 भैंसें होंगी, 400 भैंसें होंगी, उनकी हालत ये होगी कि धक्का जो तो भैंस गिर जाए। क्या वजह है? वो सारा बेलियों के हाथ में होता है। मैं ये मशवरा दूंगा कि इंसान जानवर कम रख ले, खुद करे।
जितना कर सकता है उतना करे, ताकि उनकी देखभाल भी अच्छी तरह मुनासिब हो, उनको चारा भी अच्छी तरह मुनासिब डाले, उनको खिलाना पिलाना। जब इंसान के पास थोड़ा जानवर होता है ना, एक जानवर बीमार हो गया, उसे पता होता है कि यार इसने यार दूध कम दिया, मेरा शाम को दूध कम हो जाएगा, वो फौरी डॉक्टर को बुलाएगा, खुद उसकी केयर करेगा। जब ज़्यादा होते हैं, एक बीमार होगा उसे कोई तवज्जो नहीं होती, दूसरा होगा कोई तवज्जो नहीं होती, तो उससे बड़ा नुकसान हो जाता है फार्मर को। ज़्यादातर मेन मसला यही बनता है कि पता नहीं होता, बेली नहीं बताते कि यार ये बीमार हो गई है, ये क्या हो गया है। मैं खुद करता हूँ, मेरा बेटा है, मेरा दूसरा, हम जानवर खुद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 20-22 जानवर रखते हैं, इस हिसाब से अपनी रेंज के मुताबिक दूध हमारा अपने फट्टे पे चल जाता है। नया जो करना चाहे वो यही चीज़ है कि जहाँ तक हो सके जानवर को मुनासिब रेंज का ले। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का लेंगे, दूध से जो भाग जाएगा उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो बेहतर यही होगा कि जानवर के साथ अच्छी तरीके से उसकी तीमारदारी की जाए, अच्छी तरीके से उसकी देखभाल की जाए, अच्छी उसको खुराक दी जाए, तो अल्लाह ताला की रहमत से दूध मिलता है। तो आप कौन सी गाय की कौन सी नस्ल है उसको आप बेहतर समझते हैं कि वो रखी जाए दूध के लिए? देखिए जी, नस्लों पर जाते हैं तो कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। कोई नीली रावी की रखता है, कोई दूसरी सिंध की साइड की होती हैं, वो भी नस्ल में अच्छी होती हैं, दूध में बहुत बेहतर होती हैं। गाय में आ जाएँ, साहिवाल क्रॉस की जो गाय है, साहिवाल प्योर भी सही है हमारे अपने पाकिस्तान की, लेकिन इसके साथ जो वलायती क्रॉस होती हैं वो फिर ज़्यादा दूध में आ जाती हैं। उसमें वलायती और पाकिस्तान का जो है ना वो साहिवाल का जो मिक्स हो जाता है, फिर उसमें गर्मी की बर्दाश्त हो जाती है। जो पेवर हम रखते हैं ना बाहर की गाय, वो गर्मी में बहुत ज़्यादा होकती हैं, बाज़ औक़ात तो वो जो राल गिरती है ना अपने मुंह से, तो वो कैल्शियम गिर रहा होता है, एंड पे उनकी टांगें रह जाती हैं, वो उठने से बहुत परेशान होती हैं, जिस वजह से वो उन्हें फिर बीमारी एंड हो जाता है उनका। सही। तो इसलिए जहाँ तक रखी जाएँ, दोगली नस्ल की गाय रखी जाए, ठीक है। नीली रावी की भैंसें भी होती हैं, चूलकुंडी भैंसें और कई नस्ल की भैंसें हैं, तो उनमें यह है कि जैसी खुराक, असल बात यह है कि सिर्फ खुराक दी जाए, नस्ल सिर्फ काम नहीं करती। मेरा ये तजर्बा है कि जब तक खुराक न दी जाए कली नस्ल काम नहीं करती। तो आपको जानवरों के इलाज मुआवजा में यहाँ आसानी होती है, इसके समय कोई मुश्किलात सामने आती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ अस्पताल भी है। अगर कोई ज़्यादा मसला हो, पहले तो ये है कि अगर जानवर में क़ुव्वत मुदाफ़अत बराबर होना तो उस पर बीमारी इतना आसानी से हमला नहीं करती। जानवर की खुराक सही की जाए तो उस पर इतनी आसानी से बीमारी हमला नहीं करती। अगर कर भी जाए तो पहले तो यही देसी चोट के टोने होते हैं। पहले तो किसी दौर में हम सिर्फ 5 ग्राम का टीका लगा दिया करते थे, या टेरामाइसिन का टीका लगा दिया करते थे, उससे फ़र्क पड़ जाता था। उसके पहले गुड़ और बड़ी इलायची दे दिया करते थे, उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता था। लेकिन अब जदीद दौर है, ज़रा सा को बुखार होता है फौरी डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, वो टीके शीके लगाए 500-700 हज़ार ले, और अल्हम्दुलिल्लाह भैंस जानवर सही हो जाता है। दुधियाल जानवरों का रखना तजर्बा कैसा है? अगर कोई कारोबार करना चाहिए तो उसके लिए कैसा कारोबार? देखिए जी, कारोबार कोई भी हो वो तजर्बे से होता है, और तजर्बा जो है ना इतनी आसानी से नहीं आता। तो जो भी इंसान करे, एक आध जानवर से शुरू करे, अगर उसको तजर्बा हो तो वो करे, अगर ना हो तो बेशक ना करे, क्योंकि जब तक उसे तजर्बा होगा उसकी मड्डी मुकलेगी। तजर्बाकार लोग, कोई भी कारोबार वाला किसी को दूसरे को आसानी से नहीं बर्दाश्त करता। जो भी भाई करना चाहे आराम से एक आध जानवर ले, उसको उसकी प्रोग्रेस देखे, उसको खिलाना पिलाना, उसको हिसाब किताब से, उस हिसाब से, फिर तो वो कारोबार में कामयाब है। वरना जो है ना, अगर कोई यूँ कहे कि शायद मैं ये बहुत जल्दी से कामयाब हो जाऊँ, वो गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। आदिल भाईजान। नाजरीन, आपने इंतज़ार हुसैन साहब को दुधियाल जानवर पालने के बारे में सुना और उनकी मुफीद बातें भी सुनी। उन्होंने कहा कि हमारे जो दोस्त मवेशी पालने की तरफ आना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो स्लोली बट ग्रेजुअली की पॉलिसी पर अमल करें, और जिस तरह अपनी खुराक पर तवज्जो देते हैं उसी तरह अपने जानवरों की खुराक पर भी तवज्जो दें। उन्हें साफ़ पानी पिलाएं, साफ़ चारा खिलाएं, और उनको जो उनके रखने की जगह है, उनके बांधने की जगह है, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इस तरह उनके जानवर ना सिर्फ तंदुरुस्त होंगे बल्कि वो अच्छा दूध देंगे, जिससे उनकी आमदनी में इजाफ़ा होगा। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।